ठीक है। उसी हिसाब से फिर सेल वॉल को अगर आप डिस्क्राइब करने लगे तो ये तो बहुत लंबी आप कह लें कि इंफॉर्मेशन हो जाती है। आप उस पे मेरे ख्याल है कि 2-3 चैप्टर्स जो हैं इस पे जो है वो बन सकते हैं कि फिर आगे उसकी बात करना शुरू कर दें तो और भी ज़्यादा डिटेल हो जाती है। लेकिन ये कि सेल वॉल को हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही आप कह लें कि हेडिंग्स के अंडर जो हम इसको डिस्कस करेंगे। एक उसकी स्ट्रक्चर कि कैसा होता है, ब्रीफली स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि इतना ही नॉलेज दूं कि आपका कंटेंट भी उससे बेटर हो जाए और आपके पास इंफॉर्मेशन भी अच्छी आ जाए। तो दूसरा जो है उसका फंक्शन में मेरे ख्याल है जब हम सेल वॉल को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसकी डेफिनेशन ही उसका फंक्शन ही होता है। ये मौजूद ही क्यों है, ये क्यों सेल के अंदर, सेल के पास एक सेल वॉल अगर होती है जो कि प्लांट सेल्स में है या आपके जो है बैक्टीरिया में है। और फंजाई को तो खैर अब कहते हैं कि अब इसको अलग कर दिया गया है, लेकिन पहले जब इसको कंसिडर भी किया जाता था कि ये भी प्लांट्स का ही हिस्सा है। तो उस सूरत हाल में इन जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल अगर मौजूद है तो सेल वॉल की डेफिनेशन ही एक्चुअली उसकी फंक्शन ही है। जी। तो प्रॉपरली इसको स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कुड बी द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेल वॉल। सेल वॉल इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द एनिमल सेल्स। एंड अगर आप इसको कंपेयर करें विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप कह लें कि आउटर बाउंड्री होती है, बहुत सारे सेल्स की आउटर बाउंड्री में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। और वो भी आप कह लें कि उसको शेप भी प्रोवाइड करती है सेल वॉल की तरह, और लिमिट भी करती है सेल को दूसरे सेल से जो है डिफ्रेंशिएट भी करवाती है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है ये आप कह लें कि इसकी विड्थ जो है वो कम होती है, और सेल वॉल जो है इट्स मच थिकर फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर सेवरल माइक्रोमीटर्स तक की जो है वो सेल मेम्ब्रेन सॉरी सेल वॉल जो है वो हो सकती है। एनिमल सेल्स में हम जानते हैं कि एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होते हैं यानी कि जिनसे न्यू सेल्स जो डिराइव्ड होते हैं, और आपको पता है ना आपकी जो बैकबोन है, बोन मैरो जिसको हम बोलते हैं, बोन मैरो जो है एक्चुअली दिस इज द साइट ऑफ न्यू सेल्स फॉर्मेशन। तो इससे सेल्स बनते हैं, और जहां जहां हमारी बॉडी में सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, न्यू सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहां वहां पे वो सेल्स जो हैं वो जाकर अपना फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं, और उन टिश्यूज में जाके अपना उन टिश्यूज के मेंबर बन के, और मतलब बनते किसी और जगह पे हैं और ट्रांसपोर्ट होके किसी और जगह पे जाके और अपने डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो फॉर्म कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेस जहाँ पे एक्चुअली जाके वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन प्लांट के केस में ऐसा नहीं है। प्लांट के केस में ये नहीं है कि एक सेल अगर मेरिस्टेमेटिक रीजन में बन रहा है तो वहां से वो डिवाइड होके तो किसी और रूट के सेल्स में चला जाए या वो किसी और जगह पे चला जाए। रूट के अपनी मेरिस्टेमेटिक रीजन है, शूट का अपना मेरिस्टेमेटिक रीजन है। तो इस लिहाज से प्लांट के जो सेल्स हैं वो माइग्रेट नहीं करते, वो जहाँ पे मौजूद होते हैं वो वहीं पे ही है। और इस चीज को कौन रोकता है? इस चीज की प्रिवेंशन इस वजह से भी है क्योंकि प्लांट के सेल्स में जैसे ही सेल न्यू बनता है उसके फौरन बाद आपको पता है ना उसकी जब डिवीजन कंप्लीट होती है तो प्लांट के सेल में साइटोकाइनेसिस जब हो रही होती है उसके बाद फिर जो अगला मरहला है वो सेल वॉल बनने का ही है। तो क्योंकि सेल वॉल बन जाती है तो फिर इसकी मूवमेंट जो है आप कह लेंगे या इसकी प्लेसमेंट किसी और जगह पे माइग्रेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। वो फिर ऐसा नहीं है कि वो फ्रीली एनिमल सेल्स की तरह कहीं भी जाके लग के अपना काम जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर दे। तो लिहाजा मैम प्लांट। जी बेटा। मैम प्लांट सेल्स में तो सेल मूव नहीं कर सकते, तो क्या एनिमल सेल्स में मूव करते हैं? बेटा मैंने बात यहीं से तो स्टार्ट की है कि एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होते हैं ना इन एनिमल सेल्स दे कैन माइग्रेट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ठीक है, वो मूव कर सकते हैं क्योंकि उनमें वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। और दूसरी बात ये कि उनका मैकेनिज्म भी सारा, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म भी सारा डिफरेंट है। लेकिन प्लांट सेल्स में बिकॉज ऑफ द सेल वॉल, और फिर सेल एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ भी है विद द हेल्प ऑफ मिडल लैमिला। तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इसकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, हिंडर हो जाती है। मैम प्लांट सेल्स में एम्ब्रियोनिक सेल जो होता है उसके गिर्द ही सेल वॉल बनना शुरू हो जाते हैं, या जब वो मैच्योर हो जाता है तब होती है सेल वॉल? नहीं बेटा, शुरू में ही बनना शुरू हो जाती है, लेट डाउन होना शुरू हो जाती है स्टार्ट में। जैसे ही उसकी सेल डिवीजन खत्म होती है ना, यानी कि आपके लिए साइटोकाइनेसिस खत्म होती है उसके, आप लोगों को शायद मैंने पढ़ाया तो था जब मैंने आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया है जिसके अंदर मैंने ये बातें बताई हैं आपको कि फ्रेगमोप्लास्ट की हमने बात की थी, फ्रेगमोसोम्स की बात की थी, याद नहीं है?
यस, मैंने आपको पढ़ाया था सेल डिवीजन में प्री प्रोफेज बैंड जिसमें बनता है, तो वहां पे हमने थोड़ा थोड़ा टच दिया था इनको, ऑल्दो कि इस रेफरेंस से हमने इसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमने वहां पे टच दिया था कि फ्रेगमोसोम्स बनते हैं। और वहां पे आपको मैंने ये भी बताया था कि गोल्जी अपरेटस जो है इन केस ऑफ प्लांट सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये वैनिश नहीं होते। क्यों? क्योंकि इन्होंने सेल मेम्ब्रेन और ये जो सेल वॉल है इसके प्रिकर्सर्स इनसे डिराइव्ड होते हैं। दैट्स वाई ये गोल्जी अपरेटस जो है ये इंटैक्ट रहते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। लेकिन एनिमल सेल्स में जैसे बाकी ऑर्गेनल्स वैनिश हो जाते हैं, वैसे ये भी वैनिश हो जाते हैं, फिर दोबारा से बनते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस भी वहां पे हमने बात की थी। सो द एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन जो एक वॉल की है, ऐसा नहीं है कि हर एक वॉल में हर प्लांट की दूसरे प्लांट की जो उसके सेल की जो वॉल है वो बिल्कुल एक जैसी है, ऐसा नहीं है। उनमें वेरिएशंस पाई जाती हैं। इवन विद इन द प्लांट भी डिफरेंट साइट्स पे जो सेल्स मौजूद हैं उनकी वॉल्स में वेरिएशन होती है। जैसे कि आप देखिए स्टेम के जो सेल्स हैं उनकी थिकनेस कुछ और होती है, और जो आपके लीफ के सेल्स हैं उनमें थिकनेस रिक्वायर्ड नहीं होती, तो लिहाजा वहां पे तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती। ठीक है, हो सकती है कोलनकाइमा सेल्स में, स्क्लेरोकाइमा में हो सकती है, लेकिन वहां पे उसकी उस तरीके से रिक्वायरमेंट नहीं है, सो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है वहां पे। नॉर्मली वहां पे जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो इतनी ऑब्वियस भी नहीं होती और कम होती है। लेकिन अगर हम स्टेम के सेल्स की बात करें तो वहां पे तो सेकेंडरी ग्रोथ आपको पता है स्ट्रेंथनिंग ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ ही होती है, सेकेंडरी वॉल की वजह से होती है। तो वहां पे आप इसको इजीली जो है वो देख सकते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक सेल वॉल की दूसरे सेल वॉल की कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपस में वेरिएशंस कैन बी देयर, जो कि स्पीशी टू स्पीशी भी वेरी करता है। एंड विद इन द सेम प्लांट डिफरेंट रीजन्स में जो सेल्स की सेल वॉल होती हैं उनमें भी वेरिएशन अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन वो चेंज हो सकती है। नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, तो जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली वी हैव टू गिव सम पॉइंट्स। तो उनमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। जैसे कि पहला पॉइंट जो है स्ट्रेंथिंग से रिलेटेड ही है कि दिस डिटरमिन द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट स्ट्रक्चर्स अलाउइंग देम टू ग्रो टू ग्रेट हाइट्स। अगर आपके पास टॉल ट्रीज मौजूद हो कि 100 मीटर्स के टॉल ट्रीज मौजूद हैं, तो डेफिनेटली दैट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ देयर सेल वॉल, जो कि उनको एक सेल को प्रोवाइड करती है एंड एज अ होल टिश्यूज को, और फिर एज अ होल पूरे प्लांट को। सो सेल वॉल ग्लू सेल टुगेदर प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम स्लाइडिंग पास्ट वन अनदर, और एक दूसरे से आगे पीछे नहीं ये मूव कर सकते, जहां मौजूद होंगे वहीं पे रहेंगे, मतलब अपनी जगह पे रहेंगे। एंड दिस कंस्ट्रेंट ऑन सेलुलर मूवमेंट कंट्रास्ट markedly to the situation of animals, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। So a tough outer coating enclosing the cell wall act as a cellular exoskeleton. बहुत सारे एनिमल्स में, बहुत सारे एनिमल्स कहना तो मतलब बेहतर नहीं होगा, इंसेक्ट्स कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। आपने देखा होगा उनके पास एक्सोस्केलेटन होता है जो कि उनको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, बिल्कुल इसी, और इसके अलावा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि सेल की जो सेल वॉल है प्लांट के सेल की, वो एक्सोस्केलेटन की तरह है, जो कि कंट्रोल करती है उसकी शेप को, अलाउ करती है हाई ट्रिगर प्रेशर को कि वो अंदर डेवलप हो सके विद इन द सेल, और सेल जो है वो एक्सपैंड कर सके लेकिन फटे ना। ठीक है, एक्सपैंड कर सके। ठीक है, so plant morphogenesis depends largely on the control of the cell wall properties because expansive growth of the plant cell is limited. ऐसा नहीं है कि प्लांट एक खास हद से ज्यादा आप कह लें कि डी शेप्ड हो जाए या एनलार्ज हो जाए, क्योंकि उसके बाहर सेल वॉल मौजूद है, और जितना सेल वॉल उसको अलाउ करेगी, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी उसकी वॉल में मौजूद होगी, उतना ही वो अलाउड होगा कि वो एक्सपैंड कर सकेगा या एनलार्ज कर सकेगा। तो ये भी उसकी एक लिमिटेशन आ जाती है कि सेल वॉल की वजह से वो अनलिमिटेडली जो है वो एनलार्ज या एक्सपैंड नहीं हो सकते। सेल वॉल इज मैम आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द, जी बेटा बोलें। मैम पिछली स्लाइड पे आपने जो मतलब पहली वाली लाइन लिखी है ना, सेल वॉल plant cell wall is essential for many processes in plant growth, development, maintenance and reproduction. हाँ जी, मैम ये ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस का तो समझ आ गया, ये रिप्रोडक्शन में कैसे मतलब इन्वॉल्व होती है सेल वॉल? ये आपको आगे थोड़ा सा पता चल जाएगा। ओके मैम, हाँ जी, अभी मैं वही बताने लगी, नेक्स्ट पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड था बेटा। ठीक है। ये the cell wall is required for the normal water relations of the plant because the wall
डिटर्मिन, ये वाला नहीं है, लास्ट पे है, ये जो लास्ट 3 पॉइंट्स है ना वो इससे रिलेटेड है। आल्सो डिटर्मिन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल टर्गर प्रेशर एंड सेल वॉल्यूम। दिस इज वेरी ऑब्वियस एज आई टोल्ड यू कि शेप एक प्रॉपर है तो टर्गर प्रेशर मेंटेन करने के लिए सेल का वॉल्यूम कितना मेंटेन होगा ये भी इस पे डिपेंड करता है। बल्क फ्लो वाटर इन द जाइलम रिक्वायर्स अ मैकेनिकली टफ वॉल दैट रेजिस्ट कोलैप्स। हम जानते हैं कि प्लांट में जो मूवमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है वाटर की, दैट्स बिकॉज ऑफ जाइलम सेल्स। और जाइलम सेल्स में जो टफनेस है कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर कोलैप्स नहीं करते और उनका वाटर कॉलम ब्रेक नहीं होता और उनमें कॉन्टिन्यूसली जो है वो वाटर जो है वो उसकी अपटेक टुवर्ड्स द एरियल पार्ट वो जारी रहती है। तो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द जाइलम सेल्स का जो आर्किटेक्चर है जो कि उसको इस काबिल बनाता है कि उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे वैनिश हो जाते हैं, वो डेड सेल्स के तौर पे बिहेव करते हैं। और जो चीज उसकी प्रोमिनेंटली रहती है, कायम रहती है, ऑल्दो कुछ ऑर्गेनल्स रहते भी हैं, लेकिन जो चीज उसकी प्रोमिनेंटली कायम रहती है वो उसकी वॉल है। और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा थिकनेस जो है वो जाइलम के सेल्स की वॉल में ही होती है। द वॉल एक्ट्स एज अ डिफ्यूजन बैरियर। और इसके अलावा हम ये भी हम इसको कर सकते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स या आयंस या मैक्रोमॉलिक्यूल्स अगर उन्होंने आउटसाइड द मेम्ब्रेन मूव करना है तो एक मेजर बैरियर जो उनको फेस करना पड़ेगा वो होगा सेल वॉल। क्योंकि सेल वॉल में सेल मेम्ब्रेन की तरह उसके अंदर कोई पोर्स, मतलब वैसे तो पोरस होता है, सेल वॉल पोरस होती है, लेकिन ये कि उसकी तरह प्रॉपर पोर्स नहीं होते प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह जो अलाउ करते हैं फ्री ट्रैफिकिंग। तो एक कॉन्स्ट्रेंट, एक बैरियर जो कि आप कह लें कि दोनों तरीकों से फायदेमंद है। एक तो ये फायदा ना कि अंदर वाली चीज तो बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई वो रास्ता कर ही लेगा, लेकिन बाहर की चीज जो है वो आसानी से अंदर एंटर नहीं हो पाएगी। और ये चीज बहुत ही बेनिफिशियल है इन केस ऑफ पैथोजेंस, यानी कि पैथोजेंस का अगर अटैक हो तो आप यूं समझ लें कि सेल वॉल उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा, कि उसको अंदर एंटर नहीं होने दे रही। ओके, ये जो भी हम बात कर रहे थे अबाउट के डेवलपमेंट से रिलेटेड कैसे हो सकता है, तो उससे रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं कि ड्यूरिंग स्पेसिफिक फेजेस ऑफ द डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन भी आ जाएगा इसमें। दोज पॉलीमर्स में बी, जो कि ये जो सेल वॉल के पॉलीमर्स हैं, दीज में बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट शुगर्स। ठीक है, यानी कि आप यूं समझ लें कि सेल वॉल एक स्टोरेज साइट भी है जिसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो वैसे तो उनका काम सेल वॉल बनाना है, लेकिन अगर डेवलपमेंट में जरूरत पड़े तो यही वॉल कंपोनेंट्स जो हैं ये डिग्रेड होकर शुगर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और शुगर के बाद एज अ फूड इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे और रेस्पिरेशन करने के बाद ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल होंगे। इसकी बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म की जो सेल वॉल होती हैं वो डिग्रेड हो जाती हैं ड्यूरिंग जर्मिनेशन और उसके बाद सीड में एंडोस्पर्म जो है वो सारा का सारा कंज्यूम होता है ना, आपको पता है जब उसकी जर्मिनेशन होती है तो उससे नया प्लांट बनना होता है, तो उसकी वॉल भी इसमें जो है कंट्रीब्यूट करती है और उसकी डिग्रेडेशन से आप कहते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स देन उससे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। तो रिजर्व फूड के तौर पे भी सेल वॉल जो है वो इस्तेमाल होती है। दिस पॉइंट वाज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड देन फर्दर some oligosaccharides components of the cell wall may act as important signaling molecule. Do you know what is signaling molecules? क्या होते हैं signaling molecules? जी, कोई बच्चा बताएगा? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सिग्नल से आप क्या मुराद लेते हैं? किसी भी सेल में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या होता है? जी मैम, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए या रिसीव करने के लिए किसी भी किस्म इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर, यानी सिग्नल से तो हम यही मुराद लेते हैं कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए जो मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं आप कह सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है ना, तो हार्मोन्स के जो हार्मोन्स भी तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ही हैं, ठीक है, लेकिन उनका काम ही सिग्नल ट्रांसडक्शन सिग्नल से रिलेटेड है, यानी कि उनका काम ही ये है कि वो आए और सिग्नल्स जो है अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करें। एंड वैसे तो इन्फॉर्मेशन एज सच ट्रांसफर नहीं होती है, मैं लेमैन वाली बात बता रही हूँ आपको। तो उनका काम ही ये है कि वो आके सेल के अंदर में एक इंडिविजुअल सेल की बात करें, पूरे ऑर्गेनिज्म में वो चेंजेस ला सकते हैं। जैसे हमारे केस में भी जो हार्मोन्स है वो हमारी पूरी बॉडी के डेवलपमेंट में, उसके रिप्रोडक्शन में वो अपना पार्ट प्ले करते हैं, यानी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी में वो पार्ट प्ले करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं जो कि एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के तौर पे काम कर सकते हैं, लेकिन
सिर्फ हार्मोन नहीं, एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे कि टेम्परेचर है, सॉल्ट स्ट्रेस है, या चिलिंग स्ट्रेस है, या ड्राउट है, या लाइट है, ये भी एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इनको परसीव करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे तो प्रॉपर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जिनको हम रिसेप्टर प्रोटीन का नाम देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जो आपकी सेल वॉल के कंपोनेंट्स हैं, they may also act as important signaling molecules during the differentiation and during the recognition of the pathogens and symbionts. जब symbionts के साथ सेल कांटेक्ट करता है, जब पैथोजेंस के साथ कांटेक्ट करता है, तो एक्चुअली ये उनको बिल्कुल रिसेप्टर प्रोटीन्स की तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा सकते हैं कि पैथोजन जो है हमारे कांटेक्ट में है, सेल के कांटेक्ट में है आउटर साइड पे। तो इस तरीके से ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पे काम करते हैं। एंड दिस डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शन ऑफ द प्लांट वॉल, ये एक उसका फंक्शन बताया इसी तरीके से, क्योंकि ये इसमें काम देते हैं तो ये रिप्रोडक्शन में भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और ये डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है कि हर वॉल का हर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो रिप्रोडक्शन में अपना पार्ट प्ले करेगा। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सेल वॉल कि जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स किस तरह का है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट किस तरह का है, और वो एक्ट कर सकता है एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या नहीं। ठीक है, इसी वजह से ये नहीं एज अ होल नहीं इसको कहा गया, ऐसा कहा गया कि जिनमें ये चीज मौजूद होगी। कुछ ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स हैं जो कि अगर डेफिनेटली हर तरह का ओलिगोसैकेराइड हर तरह की वॉल में भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ग्रोथ, इन तमाम चीजों में सेल वॉल जो है स्ट्रेंथनिंग, इन सब में अपना पार्ट प्ले कर सकती है। देन अब प्रॉपर इसके स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। तो अगर हम सेल वॉल के आर्किटेक्चर को देखें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये यूनिफॉर्म तो है नहीं और ये वेरी करता है कंपोजिशन में भी, अपीयरेंस में भी, और सेल की टाइप्स पे भी ये डिपेंड करता है। तो एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन किसी वॉल की जो है वो वेरी करती है स्पीशी टू स्पीशी, और सेल टू सेल भी वेरी करती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम कह सकते हैं कि कॉमन है। ठीक है, तो उन चीजों में क्या चीजें आ सकती हैं जो कि आप कहते हैं कि सेल्स में पाई ही जाती हैं, जैसे कि सेल वॉल्स ऑफ द कॉर्टिकल पेरेन्काइमा जो है उनमें जनरली वो थिन होती हैं एंड हैव फ्यू distinguished features, लेकिन इन कंट्रास्ट द वॉल्स ऑफ द सम स्पेशलाइज्ड सेल्स जैसे कि एपिडर्मल सेल्स उनमें पेरेन्काइमा या फ्लोएम है, फाइबर्स हैं, या जाइलम ट्रैक्री एलिमेंट्स हैं, या अदर फॉर्म्स द स्क्लेरेन्काइमा जिनमें सेल्स पाए जाते हैं, दे हैव थिकर मल्टीलेयर्ड वॉल। और इनके अंदर क्या चीजें पाई जा सकती हैं? इनके अंदर हो सकता है लिग्निन हो सकता है, क्यूटिन हो सकता है, सुब्रिन हो सकता है, वैक्सीज हो सकते हैं, सिलिका हो सकते हैं, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकते हैं। लेकिन हर एक में क्यूटिन, लिग्निन, सुब्रिन, वैक्सीज, सिलिका हर एक में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये वेरी कर सकती है इनकी कंपोजिशन, और इनका आप कह लें कि प्रोपोर्शन जो है वो भी वेरी कर सकता है। उसके बाद एक लास्ट वर्ड यूज किया हुआ है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है ये भी वेरी करेंगी, मतलब ये डिपेंड करेगा कि किस तरह की सेल वॉल है, उस तरह की उसमें प्रोटीन पाई जाएगी। इसके बारे में मैं आपको आगे एक टेबल भी दिखाऊंगी। देन मैंने आपसे बात की कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि लाजमी मौजूद होते हैं, जिनमें सेलुलोज जो है वो लाजमी मौजूद होता है सेल वॉल में। ठीक है, इसी तरीके से हेमीसेलुलोज भी उसमें मौजूद होगा। इसके अलावा पैक्टिन जो है ये भी लाजमी यूज होता है, क्योंकि ये तीनों जो कंपोनेंट्स है ना, जो कि अभी यहाँ पे नहीं लिखे हुए लेकिन आगे मैं अभी आपको बताऊंगी, तो ये तीनों कंपोनेंट्स जो है ना ये प्राइमरी वॉल की फीचर होते हैं। प्राइमरी वॉल इनसे बनी हुई होती है, सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से एंड पैक्टिन से। और लेकिन ये अलग बात है कि एक सेल का जो हेमीसेलुलोज का प्रोपोर्शन है, या पैक्टिन का जो प्रोपोर्शन है, या स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो प्रोपोर्शन है वो वेरी कर सकता है। वो जरूरी नहीं है एक दूसरे सेल के जितना ही हो, लेकिन ये तीनों पाए जरूर जाते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सेल वॉल? तो इसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं कि सेल वॉल का वो पार्ट जो कि दूसरे सेल के साथ एक सेल को ज्वाइन करवाता है, जिसको आप मिडिल लेमिला के नाम से जानते हैं। देन मिडिल लेमिला के बाद अगर हम बात करें तो आपके पास आ जाती है प्राइमरी वॉल। और प्राइमरी वॉल अगर किसी के पास ने उसकी थिकनिंग इंक्रीज होनी है और सेकेंडरी नेचर की उसमें डेपोजिशन होती है तो सेकेंडरी वॉल भी हो सकती है। एंड सम टाइम यू कैन आल्सो हैव टर्शियरी वॉल एज वेल, लेकिन इसको मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि वो हर जगह पे नहीं है और उसकी कंपोजिशन भी कोई लिग्निन नहीं है, तो इसको मैंने वेरिएशन नहीं है, तो मैंने सेकेंडरी वॉल तक ही आपकी जो इन्फॉर्मेशन उसको रखा है। एंड देन फिर उसके बाद अगर हम बात करना चाहें कि कोई और पार्ट जो कि सेल वॉल का के साथ एसोसिएटेड होता है या उसके अंदर मौजूद होता है, तो उसको आप कह सकते हैं कि वो प्लाज्मोडेस्माटा है। ऑल्दो प्लाज्मोडेस्माटा हम पढ़ चुके हैं कि दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और मेम्ब्रेनस सिस्टम। ऑल्दो इसका अगर आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए ना,
ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है प्लाज्मोडेस्माटा। ऐसा नहीं है कि सिंपल एक स्ट्रीमिंग चल रही है मेम्ब्रेन की और वो गुजर रही है सेल मेम्ब्रेन से और उसके बाद सेल वॉल से एंड देन फिर कनेक्ट कर रही है आगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये आपकी उसका हिस्सा नहीं है सिलेबस का, तो मैं इसके ऊपर बहुत फोकस नहीं कर रही, मैं सिर्फ इसको डेफिनेशन तक रख रही हूँ। लेकिन ये एक्चुअली इट्स आल्सो अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, प्लाज्मोडेस्माटा का अपना भी होता है। जो लिंक करता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही करता है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ होता है। एक मिनट बेटा, मैं जरा इसको चार्जिंग करूँ। आपने नहीं पीना था? अच्छा तो ओके ओके। तो सबसे पहले मिडल लैमिना, अ थिन लेयर ऑफ द मटेरियल, जिसको आप लैमिला जब आप लिखते हैं ए लिखते हैं एंड पे, तो दिस वन इज द सिंगुलर, और प्लूरल के लिए आप ई साथ में लगा लें। So this can usually be seen at the junction where the wall of the neighboring cells come into contact. Composition जो है middle lamella की this different from the rest of the wall, क्योंकि जब मैंने क्लास में भी हमारी एक दफा इस पे बहस हुई थी, तो मैंने कहा था कि इसकी कंपोजिशन ही डिफरेंट होती है फ्रॉम द सेल वॉल, तो आप इसको सेल वॉल का हिस्सा नहीं कह सकते। ऑल्दो इसको सम टाइम ये वॉल के साथ इस तरीके से आप कहने की अप्रेस्ड होता है दैट यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी वॉल एंड मिडल लैमिला, लेकिन इसकी अपनी खासियत है, इसकी अपनी कंपोजिशन है एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल वॉल। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर हाई पैक्टिन मटेरियल जो है वो ज्यादा हाई होता है, और एंड दिस कंटेन डिफरेंट प्रोटीन्स कंपेयर्ड विद द बल्क ऑफ द वॉल। तो बाकी जो प्रोटीन्स ज्यादातर पाई जाती है ना सेल वॉल में, जो मैं अभी आपको बताऊंगी भी आगे, उनसे इसकी प्रोटीन भी डिफरेंट होती है, और प्लस इसके अंदर जो हाई कॉन्टेंट्स है वो पैक्टिन के होते हैं। इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस टू द सेल प्लेट, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? जब हम कहते हैं ना कि सेल डिवाइड किया है, तो सेल डिवीजन के जो लास्ट मराहिल हो रहे होते हैं, यानी साइटोकाइनेसिस जब हो रही होती है, तो उस टाइम पे फ्रेगमोसोम वाली, फ्रेगमोप्लास्ट वाली जगह पे फ्रेगमोसोम्स जो हैं वहां से वो डिराइव्ड हो के वहां पे वो पहुंचते हैं और अपना कंटेंट जो वेसिकल्स की फॉर्म में, और वो सेंटर में जिस जगह से सेल ने इवेंचुअली डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स में आप कहने के वो बनता है, तो वहां पे फर्स्ट टाइम जो है ये पैक्टिक मटेरियल जो है ये लेट डाउन होता है। और जब दोनों सेल्स की वॉल्स लेट डाउन हो जाती है दोनों तरफ, तो फिर दरमियान में जो है ये मिडल लैमिना रह जाता है। Indicated above, this individual cell, plant cell are cemented together by the middle lamella, and therefore the middle lamella is dissolved by chemicals you can use for its maceration. Process is known as maceration, यानी कि अगर आप दो सेल्स को, दो प्लांट सेल्स को आपस में से सेपरेट करना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल करें जो कि पैक्टिक सब्सटेंस को डिसॉल्व कर दें, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैसेरेशन, तो आप प्लांट सेल्स को जो है आपस में से वो सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि मिडल लैमिला सेल्स के दरमियान में तो मौजूद होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके चारों इतराफ में हमेशा मौजूद रहे, ये जरूरी नहीं है। स्पेशली इन केस ऑफ द, जब आप लीव्स के सेल्स को देखते हैं तो वहां पे सम टाइम क्या बल्कि नेचुरली है, नॉर्मल है ये चीज कि उनमें कुछ कॉर्नर्स पे, स्पेशली जो कॉर्नर्स उनकी जगह होती है ना, सेल की कॉर्नर्स जो होते हैं, वहां से मिडल लैमिला जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। और क्योंकि मिडल लैमिला डिसॉल्व हो जाएगा तो फिर बाकी क्या रह जाएगा? स्पेस रह जाएगी, ठीक है। और वही स्पेसेस जो हैं वो एयर स्पेसेस के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। ये वही एयर स्पेसेस हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन में आपको पता है ना गैसियस एक्सचेंज की जरूरत होती है, तो वो गैसियस एक्सचेंज फिर इन्हीं स्पेसेस के जरिए होता है। तो जहां जहां से मिडल लैमिला आप कहने के डिसॉल्व हुआ होता है, स्पेशली मैंने आपको बताया एट द कॉर्नर्स ये डिसॉल्व हुआ होता है, फिर ये वो स्पेसेस बना देता है, और ये स्पेसेस जो हैं वो गैसियस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करती है। Then उसके बाद a little bit about plasmodesmata. So these are usually penetrated by tiny membrane-lined channels known as plasmodesmata, और इसका जो सिंगुलर है वो प्लाज्मोडेस्मा है। प्लाज्मोडेस्माटा एक्चुअली इसका जो है वो प्लूरल है। और इसके अलावा
which connect the neighboring cells, and plasmodesmata also function in communication between the cells, as I told you earlier in case of endoplasmic reticulum के एक का दूसरे के साथ जो है वो live content जो है आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ join करता है, and this also allow the passive transport of the small molecules and active transport of the proteins and nucleic acids between the cytoplasm of the adjacent cells. जी, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ द सेल वॉल, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल्स। और प्राइमरी वॉल्स को अगर हम देखें तो दीज आर द फर्स्ट वन, जो कि सबसे पहले डॉटर सेल्स बनने के बाद एक सेल से उसके ऊपर लेट डाउन होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपको मेन इसका पहले ही बता चुकी हूँ। अमूमन ये सिंगल लेयर पे मुश्तमिल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी एक ही लेयर हमेशा मौजूद हो, इसकी लेयर्स भी मल्टी लेयर्स भी हो सकती हैं। और सम प्राइमरी वॉल्स सच एज अनियन बल्ब्स पेरेन्काइमा आर वेरी थिन, 100 नैनोमीटर की हो सकती हैं और आर्किटेक्चरली आर वेरी सिंपल। और सम प्राइमरी वॉल्स जो हैं जैसे कोलेनकाइमा सेल्स की हैं या एपिडर्मल सेल्स की हैं, उनमें थिकनेस भी पाई जाती है और उनकी मल्टीपल लेयर्स भी मौजूद हो सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स वाइज अगर हम देखें तो प्राइमरी वॉल में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तीन चीजें हैं जो कि यहाँ पे आप इसकी नोटिस कर सकते हैं। नंबर 1 इज सेलुलोज, नंबर 2 इज हेमीसेलुलोज एंड नंबर 3 इज पैक्टिन सब्सटेंसेस। अच्छा, अब इसमें हेमीसेलुलोज, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि हेमीसेलुलोज की भी फिर आगे टाइप्स हैं। हेमीसेलुलोज एक आप कहें कि ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस, ऑल्दो कि हम हमेशा इसको लेते हैं कि कोई एक ही चीज है जो कि बस लेट डाउन होती है, ऐसा नहीं है। हेमीसेलुलोसिस के अंदर भी वेरिएशन हो सकती हैं और वो भी मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं। और पैक्टिन सब्सटेंसेस हैं देन, और इसके साथ जो है आप कह लें कि मेन जो है वो माइक्रोफिब्रिल्स हैं जो कि बनते हैं सेलुलोज के। जैसे कि आपने कोई इमारत बनती हुई देखी हो और आप देखते होंगे कि उसके अंदर जो है वो पिलर्स खड़े करते हैं। अगर इमारत को बहुत मजबूत बनाना हो तो उसके अंदर पिलर्स होते हैं, इसके सरिया के पिलर बनते हैं, फिर उसके बाद उसको सीमेंटेड किया जाता है। तो आप यूँ समझ लें कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो है इसका माइक्रोफिब्रिल्स का, ठीक है, सेलुलोसिस माइक्रोफिब्रिल्स का। और फिर उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए ना हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिक सब्सटेंसेस जो है, पैक्टिन सब्सटेंसेस जो है वो अपना पार्ट लेकर के, अभी मैं इनको आपको अरेंजमेंट भी दिखाती हूँ। और उसके साथ साथ जो एक चौथा कंपोनेंट इनके अंदर मौजूद हो सकता है वो है इसकी प्रोटीन्स, जो कि इसके अंदर प्रोटीन भी डिफरेंट टाइप्स की जो है वो सेल वॉल का हिस्सा हो सकती है। ये बेटा इसकी डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसके डायग्राम है जिसमें इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनको दिखाया गया। जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि सेलुलोज, ये जो रॉड्स आपको नजर आ रहे हैं दीज आर द माइक्रोफिब्रिल्स जो कि सेलुलोज के बने हुए हैं। ये जो आपको डार्क ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं दीज आर हेमीसेलुलोज। तो आप देखेंगे एक सेलुलोज को एक माइक्रोफिब्रिल को दूसरे के साथ ज्वाइन करवा रहे हैं। आप यूं समझने के ऊपर जैसे कोई चीज आप लेप कर देते हैं मौजूद होती है और उनको आपस में भी कनेक्ट कर रही है। देन फर्दर स्ट्रेंथनिंग जो है वो पैक्टिन से भी आती है, ठीक है। और पैक्टिन में भी अगेन पैक्टिन जो है वो भी एक जाली की तरह है, यानी कि फर्दर आप कह लें कि कनेक्ट कर रहे हैं हेमीसेलुलोज को भी, सेलुलोज को भी, और खुद भी एक दूसरे के साथ के बाइंड है। तो इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट है। और साथ में आपको ये पिंक कलर के कुछ रॉड्स भी नजर आ रहे हैं। दीज आर द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो कि सेल वॉल का हिस्सा हो सकती हैं। देन यहाँ बेटा अब इसका दिखाया हुआ है कि अगर आप एक पोर्शन ले लें सेल वॉल का तो उसको अगर आप एलेबोरेट करके देखें तो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट आपको नजर आएगी। जिसमें आपको सरिये की बात करी थी, पिलर्स की बात करी थी, तो वो ये अरेंजमेंट है। दीज आर माइक्रोफिब्रिल्स और इन्हीं को आपस में ज्वाइन करने के लिए हेमीसेलुलोज और पैक्टिन सब्सटेंसेस होती हैं। लेकिन अगर आप इस माइक्रोफिब्रिल को भी फर्दर खोल के देखें तो ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर जो ग्लूकोज हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। और इनके दरमियान में लिंकेज क्या होती है ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स में, बीटा 1,4 के लिंकेज के जरिए ये जुड़ते हैं और उसके बाद ये इस तरह का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर इस तरह के रॉड स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि किसी भी सेल वॉल का हिस्सा हो सकते हैं। जी, ये जो मैं आपसे बात कर रही थी कि अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल, तो इसमें आप बेटा ये देख लें सेलुलोज में तो माइक्रोफिब्रिल्स हैं बीटा डी ग्लूकन्स के, और जिनके अंदर लिंकेज होती है 1,4 की बीटा डी ग्लूकन्स की। और उसके अलावा मैट्रिक्स पॉलीसैकेराइड यानी कि जो उसके अंदर मौजूद है उनको आपस में जोड़ने के लिए वो है पैक्टिन्स, और पैक्टिन्स की भी वैरायटी यहाँ पे लिखी हुई है। एंड हेमीसेलुलोज की भी, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि इसमें भी वैरायटी कैन बी देयर, तो वो लिखी हुई है। लेकिन अगर आप अमूमन वैसे किसी से पूछे ना कि अच्छा हेमीसेलुलोज क्या होता है तो शायद वो कहें कि बीटा डी ग्लूकन्स हैं ये,
ठीक है, ये भी बीटा डी ग्लूकन्स हैं लेकिन 1,3 लिंकेज वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप नोट करें तो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज में इस वाले को अगर आप सामने रखें तो इतना फर्क नहीं है, उसमें 1,4 की लिंकेज है और इसमें 1,3 की लिंकेज है दोनों ही ग्लूकोज। ठीक है, और ये ग्लूकोज हो जाएगा तो ये कैलोस बन गया और वो सेलुलोज बना देगा। लेकिन इसके अलावा भी जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ज़ाइलोग्लुकन है या ज़ाइलिन है या ग्लूकोमैनिन है, ये सारे भी हेमिसोलुलोज का ही हिस्सा है जो कि डिफरेंट वॉल्स में मौजूद हो सकते हैं। देन फिर मैंने भी आपसे बात की थी अबाउट द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल की, तो उसमें बेटा आप उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें आपके पास आ जाती हैं HRGP, हाइड्रोक्सी प्रोलिन रिच ग्लाइकोप्रोटीन्स, और या फिर प्रोलीन रिच प्रोटीन्स या फिर ग्लाइसिन रिच प्रोटीन्स, और आगे फिर उनकी परसेंटेज, यानी कि प्रोटीन तो है लेकिन उनके साथ एसोसिएटेड कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं। तो ग्लाइकोसिन हाइड्रोक्सी प्रोलिन रिच ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है इनके अंदर अबाउट 55% जो है आप कह लें कि कार्बोहाइड्रेट कैन बी देयर, और प्रोलीन रिच प्रोटीन है उनमें 0 यानी कि ना होने से लेकर 20% तक कार्बोहाइड्रेट भी इनके अंदर मौजूद हो सकता है। और जो ग्लाइसिन रिच प्रोटीन होती हैं इनके अंदर बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट पाई नहीं जाती। और आगे जो है इनकी लोकेशंस लिखी हुई हैं कि HRGP जो है वो फ्लोएम कैम्बियम स्क्लेरोइड्स का जो है वो हिस्सा है, PRP जो है वो जाइलम फाइबर्स एंड कॉर्टेक्स के सेल्स में पाई जाती हैं, और GRP जो है ये जाइलम के सेल्स में पाई जाती है। देन इन्हीं की डिस्क्रिप्शन है, और इन डिस्क्रिप्शन में आपके पास आ जाते हैं कि ये जो मैं आपसे बातें बता रही थी आपको कि सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स क्या होते हैं, और इसी तरीके से हेमी सेलुलोज क्या होते हैं, और सीधा पैक्टिन सब्सटेंसेस क्या है, तो उनकी डिटेल जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, जिनके टेबल में आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। प्राइमरी वॉल को कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 25% इनमें सेलुलोज होता है, 25% हेमी सेलुलोज होता है, एंड 35% इनमें पैक्टिन्स होते हैं। लेकिन इनमें वेरिएशन भी हो सकती है विद परहैप्स 1 to 8% स्ट्रक्चरल प्रोटीन के साथ ये लाई करती है। ड्राई वेट की बेसिस पे ये आपको कंपोजिशन में बता रही हूँ, लेकिन लार्ज डेविएशंस कैन बी देयर, वैल्यूज में भी फाउंड। फॉर एग्जांपल वॉल ऑफ द ग्रासेस जो हैं कोलेपेटाइल्स, उनके अंदर 60 to 70% जो है वो हेमीसेल, यानी हेमीसेलुलोज का प्रोपोर्शन ग्रासेस में ज्यादा होता है, एंड 20 to 25% में सेलुलोज होता है, और ओनली 10% में पैक्टिन्स होते हैं। इसी तरह जो सीरियल्स के एंडोस्पर्म है जिनका काम है एनर्जी प्रोवाइड करना, इनके अंदर जो है 85% जो है वो कहा जाता है कि हेमीसेलुलोज पाए जाते हैं। और सेकेंडरी वॉल्स जो हैं टिपिकली कंटेन मच हायर सेलुलोज कंटेंट, क्योंकि उनका काम ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथिंग से रिलेटेड है। तो जाइलम और फ्लोएम वगैरह में जो आप कह लें कि सेकेंडरी वॉल्स जो पाई जाती है उनमें सेलुलोजिक मटेरियल जो है वो ज्यादा होता है हेमीसेलुलोज से। इसके बाद बेटा आ जाता है सेकेंडरी वॉल्स। तो सेकेंडरी वॉल्स को मेरा ख्याल है कि मैं आपको इसके स्ट्रक्चर पे ले जाऊँ बिकॉज हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है। तो सेकेंडरी वॉल्स में हम जानते हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है उनमें थिकनेस है, दैट्स बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी वॉल। लेकिन सेकेंडरी वॉल में जो एक और इंग्रेडिएंट आ जाता है वो आ जाता है लिग्निन। लिग्निन की डेपोजिशन इनको जो है आप कह लें थोड़ी लचक भी प्रोवाइड करती है और इसके साथ साथ और स्ट्रेंथनिंग देती है। और लिग्निन आपको मैंने प्राइमरी वॉल्स में नहीं बताया कि लिग्निन जो है वो प्राइमरी वॉल्स में भी पाया जाता है, मैंने आपको ये बता रही हूँ कि ये सेकेंडरी वॉल्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी आपको बताएं, इनके अलावा जो है इनके अंदर लिग्निन की हाई आप कह लें कि हैवी डेपोजिशन जो है वो लिग्निन की होती है। ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर के बारे में ये बात है, लेकिन मैं आपको इसके डायग्राम पे डायरेक्ट ले जाती हूँ, फिर हम इसके बारे में दोबारा बात करते हैं। तो ओवरऑल आप सेकेंडरी वॉल को जो है वो 3 डिफरेंट लेयर्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। जो बिल्कुल प्राइमरी वॉल के एडजेसेंट होती है या नेबरिंग में जो वॉल होती है उसको हम बोलते हैं S1, जो उसके बाद होती है लेट डाउन होती है उसको हम कहते हैं S2, और उसके बाद जो वो S3 है। And then sometime you can also find a warty layer which is after the S3 stage, यानी कि S3 layers के बाद अगर कोई एक और small layer जो है जिसकी appearance definitely different है from the rest of all 3 आप कह लें कि secondary walls, तो वो warty layer हो सकती है। आप देख सकते हैं कि एक तो ये कि इनकी जो अरेंजमेंट है, पहले S1 लेड होती है, फिर S2, फिर S3 होती है। और इसके अलावा एक और चीज जो कि नोटिसेबल है वो इनकी अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोफिब्रिल्स है। कैन यू सी दैट कि प्राइमरी वॉल्स की जो अरेंजमेंट है माइक्रोफिब्रिल्स की, उससे सेकेंडरी वॉल की माइक्रोफिब्रिल्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये नोट कर रहे हैं आप? S2 की S1 से भी डिफरेंट है और S3 की इन सबसे डिफरेंट है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इनमें माइक्रोफिब्रिल्स की ओरिएंटेशन जो है
वो भी एक दूसरी लेयर से जो है वो डिफरेंट होती है। ओवरऑल अगर आप किसी सेल को, ये ओरिजिनल आपको दिखा रही हूँ डायग्राम, दिस वन इज आल्सो स्कीमेटिक डायग्राम, ये जो इसके साथ बनी हुई है ये भी स्कीमेटिक है, लेकिन दिस वन इज ओरिजिनल, ठीक है। और ये है आपकी प्लम पाइन जो प्लांट है, ट्री है, उसका क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, पोडोकार्पस प्लांट, प्लम पाइन इसको हम बोलते हैं, यानी कि ये जिम्नोस्पर्म है। और इसको इसके अंदर ये स्कीमेटिक डायग्राम इसकी बनाई हुई है कि इसके अंदर ये S1 को देखें, S2 एंड देन S3, वाटर लेयर इस पे नहीं है। और इसके अलावा प्राइमरी वॉल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। फिर मिडल लैमिला, ये जो पिंक वाला है इसको हम कह रहे हैं कि ये मिडल लैमिला है। एंड बाकी अगर सामने से देखेंगे तो इस तरीके से अरेंजमेंट है, और अगर आप इसको एक को अंदर से फर्दर एलैबोरेट करके देखें तो कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट जो है वो आपको नजर आती है। इसके अलावा बेटा ये मैं एक शॉर्ट लिस्ट के बारे में बता दूं, कि मैं दोबारा उसके लेयर्स पे जाती हूँ कि ये आपकी वैसे कंटेंट तो यहाँ पे खत्म हो जाता है अबाउट द सेल वॉल, कि उसके अंदर प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है, मिडल लैमिला, और पार्ट की बात करें तो उसके साथ प्लाज्मोडेस्माटा है। लेकिन हम जानते हैं कि जब सेकेंडरी वॉल लेट डाउन होती है तो फिर कुछ एरियाज ऐसे रह जाते हैं कि जहाँ पे सेकेंडरी वॉल लेट डाउन नहीं होती, मतलब सेकेंडरी वॉल ओवरऑल सेल की लेट डाउन हुई हुई है, लेकिन कुछ एरियाज उसमें रह जाते हैं कि जहाँ पे वो लेट डाउन नहीं होते, और वही एरियाज जो है फिर वो पिट्स बनाते हैं। फिर उसके बाद आप जानते ही हैं, आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि पिट्स फिर फर्दर, क्योंकि प्रॉपर टॉपिक है वहाँ पे, कि उनमें फिर आपके पास सिंपल पिट्स आ जाती हैं, बॉर्डर पिट्स आ जाती हैं, फिर उसी से रिलेटेड पिट पेयर भी बन जाता है, पिट अपर्चर किसको कहते हैं, पिट मेम्ब्रेन क्या होती है, और उसके अंदर फिर प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन जो है वो कहाँ पे मौजूद होता है। तो इसके बारे में एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे दी हुई है। तो ये जो है पॉइंट मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कि इनकी जो बात करें थे कि डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो इसकी एक्चुअली इसके फंक्शन से रिलेटेड ही हैं, क्योंकि दिस इज अ प्री रिक्विजिट कि अगर हम ये समझते हैं कि सेकेंडरी वॉल जो है वो टफनेस या स्ट्रेंथनिंग या स्ट्रॉन्ग बना रही है सेल्स को और ओवरऑल द प्लांट बॉडी को, तो डेफिनेटली फिर उस टफनेस से रिलेटेड ही उसकी जो अरेंजमेंट है वो भी है। और आप तो जानते हैं कि इसी सेकेंडरी वॉल की वजह से हमारे पास जो है वो पेपर बनता है, टेक्सटाइल का इतना सारा जो चीजें हैं वो सारी इस पर डिपेंड करती हैं, आपकी फर्नीचर सारे इसी से बनते हैं। अगर ये सेकेंडरी वॉल ना होती तो फिर आपके लिए ये बनने भी मुमकिन ना होती। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और केमिकल कंपोजिशन जो है इसकी एंगल वो मैंने आपको बताया, सेलुलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स ओरिएंटेशन है, लेकिन ओरिएंटेशन हर लेयर में डिफरेंट हो सकती है। और इसके साथ जिसकी कंपोजिशन में आज चीज आ सकती है वो है उसकी क्या कहते हैं, लिग्निन। इसके अलावा 3 लेयर स्ट्रक्चर जो है सेकेंडरी वॉल्स का, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वुड एलिमेंट्स ऑफ द कॉनिफर्स एंड एंजियोस्पर्म। लेकिन एंजियोस्पर्म में आपको S3 जो लेयर है ये नहीं मिलती, यानी कि कॉनिफर्स में, जिम्नोस्पर्म में आपको S1, S2, S3 लेयर मिलती हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में S3 लेयर जो है वो जब उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही होती है तो वो मिसिंग होती है। The S2 layer is the richest in cellulose and responsible for the most of the properties of the secondary wall. In some specialized cells, mainly those engaged in the water production, water conduction, the secondary wall is not deposited over the entire surface of the primary wall. Of the primary wall, but appears as but लेकिन क्योंकि मौजूद है और फिर ये रिंग्स भी बनाती है। अगर आपको एनुअल रिंग्स की का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो आपके पास, कौन सा मैसेज, तो ये जो हम वॉल की बात करें कि सम स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि वाटर कंडक्शन में होते हैं, द सेकेंडरी वॉल इज नॉट डेपोजिटेड ओवर द एंटायर इनर सरफेस ऑफ द प्राइमरी वॉल एंड दिस अपीयर्स एज द इंडिविजुअल रिंग्स। सो कंटिन्यूअस हेलिकल और नेट्स जो है वो बनाते हैं। ये जो आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है वुड का, तो दैट्स बिकॉज ऑफ दीज सेकेंडरी वॉल्स। Okay, the walls of the cells with secondary wall thickening are very often impregnated with lignin. और lignin बताते खुद क्या है? This is a hydrophobic polymer composed of phenolic derivatives of the phenyl propane, and both primary and secondary walls are lignified. But जो main composition है secondary wall का वो lignin ही होता है. Lignification results in the substantial modification of the cell wall properties, क्योंकि इसी की वजह से elasticity जो है वो सेकेंडरी वॉल की इलास्टिसिटी जो है आप कह लें कि कम होती है, प्राइमरी वॉल की ज्यादा होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसमें लिग्निन होता है।
एंड ड्रास्टिक इंक्रीज इन हार्डनेस, और इसी वजह से सेकेंडरी वॉल की वजह से हार्डनेस ज्यादा आती है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, टेंसाइल कंप्रेशन आ जाता है। टेंसाइल कंप्रेशन भी यही होता है, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, हम आपको कॉन्सेप्ट अगर हो कि आप किसी चीज को प्रेशर के जरिए कंप्रेस करना चाहें, तो दिस वन इज द टेंसाइल कंप्रेशन। तो ये भी इसकी वजह से फिर वो कम हो जाती है। एंड डिक्रीज इन द परमेबिलिटी ऑफ द वाटर एज द लिग्निन पॉलीमराइजेस विद इन द सेल वॉल। So that's all about cell wall. If you have any question, you can ask so that I can end the lecture. जी बेटा। मैम मैम ये जो आपने बताया 3 लेयर्स